सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से सांसद किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राज्य में बीजेपी को मजबूत करने में उनका अहम रोल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। किशन रेड्डी जी 3 बार विधायक भी रहे हैं। 2019 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और प्रधानमंत्री और कद्दावर गृह मंत्री अमित शाह जी के जूनियर मिनिस्टर के रूप में अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। किशन रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में। मैं पहला सवाल आपसे ले रहा हूं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद पैदा हुए विवाद का समाधान क्या है? गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने जो कुर्बानी दी है, आखिर गतिरोध की मूल वजह क्या थी? आप सब लोगों को मालूम है, सबसे पहले मैं आपको आपका इस चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे बात करने का जो मौका आपके द्वारा मिला है, इसके लिए खासकर आपको भी व्यक्तिगत रूप से आपका चैनल के जितने भी मैनेजमेंट है, रिपोर्टर्स है, सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस चाइना के बारे में जो लद्दाख के विषय पर जो विवाद खड़ा किया है, जो दोनों के बीच में गसल थे, दोनों के बीच में चाइना के अपना भारत के सेना के बीच में जो क्लैशेस हुआ, इसमें अपने 20 भारत के अपने सेना के भाई शहीद हो गए थे। इस संदर्भ में आप लोगों को एक ही बताना चाहता हूं, चाइना जानबूझकर भारत के साथ ये इश्यूज के ऊपर फिर एक बार अपने से इंडिफरेंसेस होते हुए वो एक बड़ा इश्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर इश्यू अभी नहीं, जब आज़ाद मिला, जब ब्रिटिश वाले जब आप आज़ाद छोड़ के गए, जब से ही ये इश्यू है। ब्रिटिश वाले जब फील्ड के ऊपर चाइना का जमीन अपना जमीन डिवाइड नहीं किया, खाली पेपर के ऊपर लकीर खींच के चले गए, उसके कारण से जब से आज तक ये समस्या ऐसी है। क्योंकि जब कांग्रेस राज था, जब 1962 में चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था, जब भी ये इश्यू था, आज भी ये इश्यू है। कांग्रेस पार्टी कारपेट के नीचे ये समस्या इतने साल छोड़ के चले गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी भारत का धरती का जो भी लैंड था, लैंड के विषय पर कभी भी वो मन लगाकर काम नहीं किया। इसके कारण से आज ये समस्या फिर आगे आए। इसके संदर्भ में अपना फिर एक बार बहुत दिन के बाद अपना 20 भारत के सेना के भाई शहीद होना पड़ा। आप जानते हैं, आपके मंत्रालय के द्वारा ही सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज का संचालन किया जाता है। खबरें आ रही हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी की 40 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और एडीजी स्तर के अधिकारी भी डिप्यूट किए जा रहे हैं, ताकि सीमा पर जो तनाव है और बाकी जहां पर सेना की जगह आईटीबीपी भी जहां अहम रोल अदा करती है। लद्दाख में भी आईटीबीपी का बहुत बड़ा सेंटर है, अरुणाचल में भी आईटीबीपी का बहुत बड़ा सेंटर है और उत्तराखंड के जो स्टेट के जो बॉर्डरिंग जो एरियाज़ हैं, वहां भी आईटीबीपी अपनी पहरेदारी करती है। तो जाहिर सी बात है कि आईटीबीपी एक ऐसी नोडल पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के द्वारा देखी जाती है और ये सारा सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। आईटीबीपी को अलग तरीके से डिप्लॉय करने की जरूरत इन क्षेत्रों में क्यों पड़ी? आईटीबीपी अपना भारत सरकार का लगभग 7 पैरामिलिट्री का फोर्सेस है जी। उसमें एक आईटीबीपी है, एक बीएसएफ है, एक सीआरपीएफ है, एक असम राइफल फोर्स है, एक सीमा सुरक्षा बल है।
ऐसे लगभग एनएसजी है, CISF है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा 7 अपना फोर्सेस है। उसमें एक आईटीबीपी है। आईटीबीपी सिर्फ चाइना के बॉर्डर पे ही काम करते हैं वो लोग जी पहले से भी। जी जो उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है आईटीबीपी का, भारत के जो सीमा है चाइना के साथ साथ, जिधर भी चाइना का सीमा है उधर का जिम्मेदारी आईटीबीपी के है। जो असम राइफल फोर्सेस के, असम के आजू बाजू बांग्लादेश में, म्यांमार के जो बॉर्डर एरिया है वो असम राइफल फोर्सेस देखते हैं। बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्सेस देखते हैं। सीआरपीएफ जनरल लैंड ऑर्डर के विषय पे सभी जगह भी जाते हैं सीआरपीएफ, इंक्लूडिंग असम, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश साथ साथ। इसलिए आईटीबीपी का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी चाइना बॉर्डर पे भारत का सीमा पर सुरक्षा देना चाहिए, उसका काम है। बिल्कुल। आप चाइना का जो रवैया देखते हुए, नॉट ओनली आईटीबीपी, पूरा तरह भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को बोल चुके हैं, हम पूरा तैयार है, क्योंकि हम 1 इंच का लैंड भी छोड़ने वाले नहीं है। दूसरे लोगों का 1 इंच लैंड भी भारत को जरूरत नहीं है। हम हमारा लैंड को सुरक्षा करेंगे, हमारा लैंड को, हमारा भारत का इंटीग्रिटी के सुरक्षा के लिए जो भी करना चाहिए भारत सरकार सब कुछ करेंगे। इसके लिए पूरा व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिल्कुल। चीन सीमा विवाद के नाम पर अक्सर भारतीय इलाके में घुसपैठ और अतिक्रमण की कोशिश चीन करता रहता है और हर बार उसे पीछे हटना पड़ता है। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? सीमा विवाद के अस्थायी हल के लिए चीन की ओर से कोई ठोस पहल क्यों नहीं होती? हमेशा पहल हम ही को क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि चीन क्या है, एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। उनमें जो भी करना है, लोगों का जो भागीदारी नहीं रहते। अब जैसा सवाल कर रहे हैं मुझे, ऐसा चाइना में सवाल नहीं कर सकते। जो भी सत्ता में है सवाल नहीं कर सकते। चाइना में जो सवाल करने वाले कोई व्यवस्था भी नहीं है। इनके लिए वो डिक्टेटर कंट्री है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके दृष्टि से वो लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अपना भारत के जैसा डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र का देश नहीं है। बिल्कुल। इसके कारण से वो लोग जो भी करते हैं, अपना प्रजातंत्र कंट्री है, सब देश में सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी वर्गों को, सभी बुद्धिजीवियों को उनके मन से बात करके उनसे साथ ले जाना पड़ता है भारत कोई भी कदम उठाने है तो। इसके लिए पहले से भी भारत ये चाइना के साथ ठीक तरीके से पीसफुल टॉक्स रहना चाहिए, अच्छे व्यवस्था रहना चाहिए। एक पड़ोसी देश है, देश के साथ दोस्ताने से काम रहना चाहिए। पहले से मालूम है, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा पहले से जब नवरूज से ये स्लोगन चलते आ रहे। बिल्कुल। इसके कारण से ये काम हो रहे हैं। क्योंकि दूसरा है, चाइना में अगर जो भी देश से अगर युद्ध हुआ, नहीं तो कोई ऐसी कोई घर्षणात्मक वातावरण बन गया, कुछ भी हो गया, चाइना में उनको पूछने वाले कुछ भी नहीं। अगर 1 करोड़ लोग चाइना लोग मर गए तो भी चाइना में कोई पूछने वाला नहीं रहते हैं। ये चाइना का सिस्टम है, इसलिए वो चाइना से अपन कंपेयर नहीं कर सकते। अपना देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति का, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर व्यक्ति का जो जान है उसकी बड़ी कीमत है, रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किशन रेड्डी साहब, किशन रेड्डी साहब, मान लीजिए जिस तरीके से चाइना भारत को बार बार उकसाता रहता है, आज भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन के उभरा है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश भारत के साथ हैं और रूस भी भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट करता रहा है। अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो क्या भारत पूरी तरह से तैयार है? हम चाहते हैं युद्ध ना है जी, मगर भारत के जो इंटीग्रिटी के लिए, भारत के सीमा को सुरक्षा के लिए, भारत के जनता के आत्माभिमान के लिए जो भी करना पड़ा, हम पूरा तैयार है। भारत कभी भी पीछे हट नहीं, क्योंकि हमारा पूरे जो त्रिविध दल है, जो एयरफोर्स हो, आर्मी हो और नेवी हो, सब कुछ पूरा व्यवस्था ठीक है। इसलिए हम किसको डरने वाले नहीं है। 1962 अलग था, आज अलग है। हम 1962 में हम एयरफोर्स को यूज नहीं किया, एयरफोर्स की नहीं, चाइना के आंदोलन
जो युद्ध हुआ था। अभी ऐसा नहीं है, भारत पूरा व्यवस्था ठीक किया है। अभी जो भी होगा, जो भी कुर्बानी देश के लिए देना पड़ेगा, सब कुछ हम पूरा तैयार है। हम देश को सुरक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए भारत सरकार पूरा तरह व्यवस्था ठीक किया है। किशन रेड्डी जी, कोरोना काल में मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी कि आप और आपके कुलीग मिनिस्टर नित्यानंद राय जी दोनों लोगों ने कंट्रोल रूम में रातें गुजारी हैं और पूरे देश के कोने कोने से खबर लेने के लिए कहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एनडीएमए एक्ट 2005 इन्वोक था और होम मिनिस्ट्री पूरे कंट्री को संभाल रही थी, नोडल मिनिस्ट्री थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कंट्रोल रूम में आप लोग कैसे गृह मंत्रालय के अंदर ही सो रहे थे, 24/7 आप लोग वहीं बने हुए थे और गृह मंत्री जी को पल पल की खबर दे रहे थे। ये पूरा जो कंट्रोल रूम कैसे चल रहा था, कैसे पूरा ऑपरेशन चल रहा था, कैसे लॉकडाउन को आप लोगों ने संभाला, ये बहुत ही हरकुलियन टास्क था जो आप लोगों ने किया। नहीं, सही बात है। जब पार्लियामेंट चल रहा था, बजट सेशन, जब दिन बीच में ही पार्लियामेंट तुरंत बंद करना पड़ा, ये लॉकडाउन जो कोरोना देखते हुए, जैसा पार्लियामेंट का सनी डे हो गया बजट सेशन, दूसरा दिन, क्योंकि दूसरा दिन शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन का घोषणा किया है। वही रात से, जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा किया, वही रात से हमारे होम मिनिस्ट्री में एक कमांड कंट्रोल रूम खोल चुके हैं। क्योंकि जब देश पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट के हाथ में जाते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा देश भर ऐसी सिचुएशन पे, जो नेचुरल कैलेमिटी आते हैं, कोई वार आते हैं, इमरजेंसी आते हैं, वैसे समय पे डिजास्टर मैनेजमेंट पहले रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर पार्ट है, एक डिवीजन है हमारा। इसके कारण पूरा जिम्मेदारी हमारा ऊपर ही है। जो भी डिपार्टमेंट का आदेश देना पड़ता है, जो भी डिपार्टमेंट का, रेलवे का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, और एयर ट्रैवल का हो, लोगों का खाने का व्यवस्था हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, कौन सा खोलना कौन सा नहीं खोलना, सब कुछ होम मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारा होम सेक्रेटरी के द्वारा हर दिन 2-3 ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरीज, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, सुझाव हमारा जाते रहते हैं। इसके कारण से वही दिन रात को हम कंट्रोल रूम खोले। सेकंड डे लगभग 62 ऑनलाइन टेलीफोन नंबर्स तैयार किया है, व्यवस्था तैयार किया है। जो भी लोग देश में जो भी तकलीफ होते हैं, कोई मेडिसिन नहीं मिलता, कोई ऑपरेशन है, कोई डिलीवरी है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई इधर लोग फंस गए, कोई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होगा, कोई स्टूडेंट्स इधर फंस गए, कोई खाना नहीं मिले, माइग्रेंट लेबर को रहने का व्यवस्था नहीं है, ऐसा जो भी समस्या, व्यक्तिगत समस्या लेके स्टेट गवर्नमेंट का समस्या जो भी आते हैं, ऐसा ही नहीं है, बाहर विदेशों में भी बहुत लोग, कुछ लोग हमारा हेल्पलाइन को फोन करते थे, हम अमेरिका में फंस गए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में फंस गए, ऐसा लाखों लोग हमारा को फोन करते थे। वैसे ही देश में जो भी समस्या है, विदेशों में जो भी समस्या है, जनता का, हमारा जो नोडल एजेंसी के कारण भारत सरकार का इस कोरोना का विषय पर होम मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी के कारण हमारा जिम्मेदारी बनता था। इसलिए 24/7 हम कंट्रोल रूम खोले हैं। उसमें लगभग 300 लोग जो पैरामिलिट्री में, सीआरपीएफ में, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, नहीं तो बीएसएफ में, जो यंग नौजवान जो इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं, वैसे सब इंस्पेक्टर रैंक ऐसे लोगों को हम लिया है हमारा ऑफिस में। हम लेके उनको 24 एट ए टाइम 100 लोग 3 शिफ्ट करते थे, 8x3, 24x7, ऐसा 300 लोग हमारा एक कंट्रोल रूम में लगातार काम करते थे 24 आवर्स। उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर भी 24 आवर्स ड्यूटी करना पड़ता है। एक के बाद एक 8 घंटे को एक ऑफिसर शिफ्ट होता रहता था। उसमें सिविल सप्लाई से लेके, रेलवे से लेके, एयर इंडिया के लेके सभी ऑफिसर्स हमारा होम मिनिस्ट्री में कंट्रोल रूम में बैठते थे। उनके साथ मैं 12 घंटा, मेरा कोलीग नित्यानंद राय जी 12 घंटा, हम भी 24 आवर्स ऑफिस में बैठते थे।
जिस स्टेट को कोई मुख्यमंत्री से बात करना है, कोई चीफ सेक्रेटरी से बात करना है, कोई स्टेट से डीजीपी से बात करना है, पीएमओ ऑफिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, हेल्थ मिनिस्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ सिविल सप्लाई को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, रेलवे मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन देना है, हमारा अमित शाह जी को आदरणीय गृह मंत्री, उनको कोई सुझाव, उनका कोई सुझाव लेना है, कोई समस्या है तो उनको बताते, वो सुझाव देते थे, उस सुझाव पर हम पूरा 24 आवर्स काम करता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। छोटे छोटे इश्यू ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता दृक्पथन से छोटे छोटे समय, एक डिलीवर नहीं हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिला, फंस गए, हम तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, उसी जिला कलेक्टर को स्वयं बात करते थे, हमारे ऑफिसर्स बात करते थे, गाड़ी पहुंचते थे, गाड़ी लेके वो महिला को एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उनको डिलीवरी हुआ नहीं, मेडिसिन हुआ नहीं, बच्चे ठीक नहीं, इतना छोटे छोटे विषय भी हमारा होम मिनिस्ट्री कंट्रोल रूम के द्वारा आदरणीय अमित शाह जी के आदेश पर पूरा काम किया है। और कोई 10 लोग फंस गए, कोई 5 लोग फंस गए, कोई जगह 3000 लोग है, 10,000 लोग है, 2 दिन से खाना नहीं मिला, फिर उनको खाना स्टेट गवर्नमेंट से बात करना, नहीं तो कोई एनजीओ से बात करना, नहीं तो हमारा पार्टी का कोई प्रांतों में नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में हमारे बीजेपी के लोगों से बात करके खाना पका के उनको भिजवाना, पकाया खाना पहुंचे नहीं, पानी पहुंचे। एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। वैसे तो पूरा देश जानता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं और अनवरत काम करने वाले व्यक्ति हैं। इस 100 दिन हो गए लॉकडाउन के, और जब संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सोने को कम मिल रहा था, तो गृह मंत्री जी को भी तो सोने को का वक्त बहुत कम बचता होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो अल्टीमेट सारी जिम्मेदारी थी आप लोगों के साथ साथ। सही बात है, बहुत लोग नहीं मालूम, अमित शाह जी एक बाद 2 बजे 3 बजे तक कंट्रोल रूम में के पास हमारा होम मिनिस्टर ऑफिस में रहते थे। अभी भी 11 बजे तक 12 बजे तक हर दिन कोई घर में कोई आप मीटिंग है तो नहीं तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी घर को जाते हैं ऑफिस से। वैसा पूरा परिश्रम करते हुए हमारे आदरणीय अमित शाह जी इससे कोरोना का विषय पर भी हो, नहीं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर देश भर में जो आंदोलन हुआ उसी समय पर भी हो, आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो परिश्रम किया है, जो रिकॉर्ड्स तैयार किया है, ब्रिटिश का जमाना से लेके नेहरू जमाना से लेके जो आर्टिकल 370 के विषय पर कौन कौन क्या भाषण दिया है, कौन कौन क्या रिकॉर्ड है, कौन कौन का क्या चिट्ठी लिखी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रिसर्च करते हुए 2 बजे तक ऑफिस में रहने का आदत बन गया उनका। आपने उनके कारण से हम भी उनके साथ ऑफिस में रहने का निर्णय लिया है। तो आप लोगों को लगता होगा कि बॉस इतना हार्ड वर्किंग है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को बहुत ज़्यादा जो है समय देना, और जाहिर सी बात है कि एक दो चीज़ें और उनके बारे में लोग बताते हैं कि वो किसी मुद्दे की गहराई में बहुत दूर तक जाते हैं और बड़ा डीप स्टडी करते हैं और बड़ी तगड़ी तैयारी करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब हम लोग उनको बोलते हुए देखते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि किसी विषय की इतनी गहरी जानकारी बहुत बिरले देखने को मिलती है। जिस तरह से वो तैयारी करते हैं, वो किस तरह से जब पार्लियामेंट जाने से पहले किसी मुद्दे पर उनको बोलना होता है, तो थोड़ा उस बारे में बताइए कि वो कैसी तैयारी करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा है जी। वो गुजरात में होम मिनिस्टर के नाते जो काम किया है, उनका बहुत एक्सपीरियंस जो गुजरात में मिला है, उसका बहुत आदरणीय अमित शाह जी को लाभ मिल रहे हैं। और उससे पहले इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी था 2014 में, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष बन के देश भर में हर जिला में उनका दौरा किया है, टूर किया है, उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। और जो भी समस्या है, हमारे ऑफिसर जब भी ब्रीफ करते हैं, एक जवाब वो दिए तो 10 जवाब अमित शाह जी देते थे, भैया ऐसा ऐसा ऐसा। इसीलिए पार्लियामेंट में हो जो बाहर हो, हम बात करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा लंबे चर्चा नहीं करते किसके साथ भी, कम समय पे पूरे इश्यू अंडरस्टैंडिंग होके निर्णय होके वो निर्णय बताते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे को ये होना, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन का जवाब क्या है, इस क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, पूरा तैयारी से बात करते थे। सबसे ज्यादा उनका ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, मेमोरी भी ज्यादा है, और जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए पूरा व्यवस्था तैयार करके जाते थे। हर विषय पर छोटे छोटे निर्णय पर छोटे छोटे प्रश्न है तो किशन रेड्डी जी, नित्यानंद जी आप लोग बात करो, मैं बात करूंगा,
बड़ा विषय है तो वो पूरा समय पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठते थे, हमारे को सुझाव देते थे और जोधा उन भी पूरा समय बैठकर जब भी पार्लियामेंट के चर्चा में डिसीजन 1 साल के अंदर 2 सेशन हुआ, इस 2 सेशन में भी ठीक तरीके से हमारा होम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि ये साल जो है ये होम मिनिस्ट्री का साल है, बिल्कुल जो ये साल, क्योंकि पहला जब हमारा 2019 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दूसरा बार सरकार बनाने के बाद पहला बड़ा देश का निर्णय था 370 हटाने का, बिल्कुल पार्लियामेंट कभी नहीं, कोई सोचे नहीं थे 370 बड़ा मुद्दा किशन रेड्डी जी, लोग बोले 370 को लेकर आप बात करें, मेरा सवाल धारा 370 और 35A को लेकर के ही है। देखिए, ये निर्णय ऐसा है कि इतिहास में दर्ज हो चुका है और इतना कठोर और बड़ा निर्णय, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ही ले सकते थे और लेके दिखाया। मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे की तैयारियां कैसी थी। जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों नेता काम करते हैं तो दीवालों को भी खबर नहीं होती है, लेकिन इसके बारे में जब वो तैयारी करके अपना काम पूरा कर चुके थे तब धीरे धीरे हम जैसे मीडिया वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी खबर आई। लेकिन जितनी हिम्मत से और जितनी तैयारी से इसको हटाया गया, लागू किया गया, इसके पीछे की तैयारी कितनी बड़ी थी, क्योंकि यह पूरी दुनिया ने आंखें फाड़ के देखा कि किस तरीके से एक ऐसा इशू जो यूनाइटेड नेशन में चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, पड़ोसी देश उसके ऊपर नज़र लगाए हुए है, हजारों करोड़ रुपया आतंकी गतिविधियों में पड़ोसी देश खर्च कर रहा है। हमारे देश के अंदर के बहुत बड़े बड़े नेता कश्मीर के बारे में बहुत अलग व्यू रखते थे, जाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क जैसा व्यू रखता है, कुछ वैसे ही मिलता जुलता व्यू रखते थे। लेकिन ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इसके पीछे की कितनी बड़ी तैयारी थी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि अब बताने का वक्त है, निर्णय लिया जा चुका है। अभी थोड़ा मैं बताया था जी, जब ब्रिटिश वाले जाते जाते ये जम्मू कश्मीर का समस्या भी अपने सिर के ऊपर लगा के गए जी, जब से लेके आज तक हम बहुत समस्या जम्मू कश्मीर के कारण, आर्टिकल 370 जो इश्यू था, इसके कारण जम्मू कश्मीर के जनता को हम अधिकार से, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के सामने लगाए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में 70 साल में अमल नहीं हुआ। अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, देश भर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। जब अलग अलग इश्यूज है उसमें नहीं जाता हूं, क्योंकि महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है, चाइल्ड मैरिज बैन नहीं है, महिलाओं का बाहर के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, कोई लैंड नहीं सकते हैं, कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते हैं, ऐसा अलग अलग इश्यूज है। वो सब आप लोगों को मालूम है, जनता को पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर भी बता चुके हैं। मगर उसके लिए आदरणीय जब सरकार आया, दूसरा दिन से हमारा होम मिनिस्ट्री काम शुरू किया है। मगर क्यों आर्टिकल 370 हटाने वाले हैं, 35A हटाने वाले हैं, ये किसको पता नहीं, मगर तैयार चल रहा था। कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 1-2 लोगों को मालूम है, होम मिनिस्ट्री में भी 1-2 लोगों को मालूम, मगर दूसरे लोगों को किसको पता नहीं चले। जब पार्लियामेंट के अंदर आके जब बिल पेश किया है आर्टिकल 370 के बारे में, नहीं तो जम्मू कश्मीर को यूटी के बनाना, लद्दाख को यूटी बनाना, अलग यूटी बनाना, ये सब निर्णय एक झटका में हुआ है। इसके लिए बहुत कुछ काम किया है। मैं भी बोला हूं, रात को 2-2 बजे तक पूरा फाइल्स पढ़ते थे अमित शाह जी, हिस्ट्री पढ़ता था, जवाहरलाल नेहरू का भाषण पार्लियामेंट में क्या था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण क्या था, इस आर्टिकल 370 के खिलाफ भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हमारा बीजेपी पुराने अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्या हुआ था, उनका अलग अलग भाषण क्या था, उनका बुक्स क्या किए थे, और इसका इस बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टीज क्या किया है इतने साल में। बहुत बड़ा रिसर्च ये जैसा काम एक आदरणीय अमित शाह जी इसमें किया है और बहुत कुछ काम किया है, मगर किसी भी पता नहीं चला। आखिरी दिन तक जब पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आए, जब तक भी दूसरा व्यक्ति को पता नहीं चला। आपके जैसे लोग कुछ समझते थे 35A हटा सकते हैं, आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, ऐसा 1-2 विषय समझते थे, मगर उसमें यूटी बनाना, लद्दाख को अलग करना, उसको लद्दाख को अलग यूटी करना, और इतने बड़ा निर्णय जो अलग अलग विषय पर
कोई सोचा भी नहीं थे, मगर वो देश के सामने करके दिखाए हैं। क्योंकि जब मैं 1980 में राजनीति में है, मेरा पहले नारा था हमारा पार्टी में, मैं किया हूं भारत माता की जय। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तीसरा नारा था कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी का बाप का। ये मेरा तीसरा नारा था राजनीतिक क्षेत्र में। मैं जब विद्यार्थी स्टूडेंट था, छात्र समय पे मैं राजनीति में हूं, जब से तीसरा नारा था मेरा कि कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी का बाप का। आज कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया, पूरा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में लागू हो गए। भारत के पूरा आज विभिन्न अंग बनकर पाकिस्तान के साथ जितने भी आंदोलन किए, पाकिस्तान के जितने भी प्रयास किया, जम्मू कश्मीर को वापस लेना चाहिए, ये हमारा है। मगर आज आपको एक खुशी होता है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक भी अनवांटेड इंसिडेंट नहीं हुआ है। बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान। आप मालूम है, लॉकडाउन के समय पे लगभग 90 टेररिस्ट को, लॉकडाउन आने के बाद 90 टेररिस्ट को हमारे भारत के बहादुर सिपाही न्यूट्रलाइज किया है। बिल्कुल, इतना एक लॉकडाउन के समय देश पूरा महामारी के खिलाफ लड़े, सारी दुनिया महामारी के खिलाफ लड़े, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मानवता एंगल से, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे पूरा देखना चाहिए। मगर पाकिस्तान ये लॉकडाउन के समय पे भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान लॉकडाउन के समय पे भी टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। आपसे एक और सवाल ले रहा हूं। पीएसए के तहत जो जम्मू कश्मीर में काम करने वाले जितने नेता थे, उनको नज़रबंद करके रखा गया। अब एक एक करके लगभग सबको छोड़ा जा रहा है, मैक्सिमम को छोड़ दिया गया। अब आप और गृह मंत्रालय क्या पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहाँ स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई हैं? क्योंकि स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए ही उनको नज़रबंद किया गया था। सही बात है। वो स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नर थे, गवर्नर निर्णय लिया है, चीफ सेक्रेटरी वो लोग मिलकर निर्णय लेते हैं किसको अंदर रखना, किसको बाहर रखना। हमारा होम मिनिस्टर के लेवल पे निर्णय नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में भी निर्णय होता है। हमारा को उनको पूरा अधिकार दिया है। जो भी लैंड, हम बताए, लैंड ऑर्डर होना चाहिए। लैंड ऑर्डर के लिए जो भी करना है सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान लगातार स्टेटमेंट देता था। हमारे कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट के अंदर आप भी सुना है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, एक पाकिस्तान एक युद्ध करेगा, दुनिया में अलग अलग देश, इस्लामिक कंट्रीज भी पूरा खिलाफ हो जाएगा। ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए ये देश को डराने के लिए प्रयास किया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर जनता को आज सहारा टीवी के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज वो लोग आर्टिकल 370 के बारे में कोई सोच रहे भी नहीं। उनको चाहिए आजादी। आजादी मीन्स पाकिस्तान से, आतंकवाद से आजाद मिलना चाहिए। आर्टिकल 370 आजाद मिलना चाहिए। भारत के अंदर पूरा सब तरीके से भारत के देश के साथ जोड़ना चाहते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। भारत में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है जम्मू कश्मीर में लगाना बोल के उनका डिमांड है। कश्मीर भी देश के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा इंडस्ट्रियल आना चाहिए, हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हमारा गांव को रोड होना चाहिए, हमारा को स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य ठीक रहना चाहिए, आतंकवाद की मुक्ति होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी एक भारत के जनता है, इसलिए पूरा अधिकार भारत के जनता को दूसरा जगह में जो अधिकार मिलता है वो अधिकार हमारे को भी मिलना चाहिए। ऐसा किशन रेड्डी साहब, जिस तरीके से धारा 370 हटी, 35A हटा, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसका रिपरकशन ये है कि आज चीन के साथ सीमा विवाद है, पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है, रोज़ जो है सीज फायर यानी युद्ध विराम की संधि को रोज़ वो तोड़ रहा है, और साथ में अपने अब नेपाल को भी पाकिस्तान और चीन ने मिलकर खड़ा कर लिया है। जिस तरीके से ये ट्रायंगल बना करके भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि ख़ास तौर से नेपाल को अपने साथ रखने में हमसे रणनीतिक भूल कहाँ हो रही है? क्योंकि नेपाल के साथ रक्षा मंत्री ने भी कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता है, और नेपाल भारत के ऊपर पूरी तरह से सदियों से आश्रित है। 6000
गोरखा रेजिमेंट के लोगों को वहाँ पे पेंशन दी जाती है, हर साल हजारों करोड़ रुपए नेपाल को सहायता दी जाती है। जिस दिन नेपाली संसद में वो लोग लिपुलेख, काला पानी या लिपियंधुरा को लेकर के बहस कर रहे थे, उस दिन नेपाल के मिडिल स्कूलों को मदद करने के लिए 2 बिलियन नेपाली डॉलर की मदद भारत सरकार ने दिया। हमसे रणनीतिक भूल कहाँ हो रही है? ये ट्रायंगल को हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं जो ट्रायंगल इस समय बनता दिखाई दे रहा है? एक तो मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आर्टिकल 370 को चाइना का नहीं तो नेपाल का कोई इश्यू नहीं है। आर्टिकल 370 अलग है। आर्टिकल 370 के कारण ये सब नहीं, मैं 370 के कारण नहीं बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मैं बता रहा हूं जो नई सिचुएशन क्रिएट हुई है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जी, मैं बता रहा हूं, उससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा, नेपाल का विषय पर जब यूपीए सरकार था, आपको मूल रूप से ये सब देखना चाहिए, क्योंकि नेपाल एक देश था, वो हिंदू राष्ट्र का हिंदू देश था, एक ही दुनिया में एक ही देश था। जब यूपीए सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका पूरा चेयरमैन, यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी जी थे, जब उसमें सीपीआई सीपीएम में भागीदारी थे। सीपीएम जब भागीदारी था, जब चाइना ने बहुत प्रयास करके नेपाल में माओइज्म को बढ़ाया, चाइना ने हथियार दिया है नेपाल सरकार के खिलाफ। नेपाल किंग था, जो किंग था, उनके खिलाफ, नेपाल किंग के खिलाफ बहुत आंदोलन करवाए लोगों से, बहुत पैसे खर्च किया है। जब वही समय पे भारत सरकार भी इनडायरेक्टली जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय पर सीपीएम पार्टी सीताराम येचुरी खुद जाकर उधर नेगोशिएशन करके माओवादी पार्टी के साथ, वो प्रचंड जी जो था, उनके समय पे ये जो आज बीज स्थापित किया है भारत के खिलाफ। जब भी शुरू हुआ है यूपीए के समय पे ही भारत, क्योंकि आपको मालूम है, अभी आप बताए, नेपाल के साथ हम रोटी का रिश्ता है, बेटी का भी रिश्ता है। नेपाल को जो चाहिए हम अलग नहीं मानते थे। जो आने वाले जाने वाले ट्रक जाना, ये हमारा भारत का ही अंग मानते थे, हमारा भाई मानते थे। अलग देश होगा, मगर जैसा हमारा बिहार जैसा है, उत्तर प्रदेश जैसा है, नेपाल भी हमारा अंग मानते थे। उनका सुख दुख में भाग लेते थे, उनका साथ रहकर जीते थे। उनका नेपाल रेजिमेंट के नाते भी हम पूरा हेल्प करते थे। हर फाइनेंशियल इश्यू पे आए तो हम अलग अलग तरीके से नेपाल को हेल्प करते थे। वैसे नेपाल आज हिंदू देश बनकर रहते था, वो छोड़कर आज सेकुलर देश हो गया। सेकुलर देश के बाद पहला उसका माओइस्ट देश हो गया। माओइज्म जब बढ़ाने का प्रयास किया, पूरा जब से ही यूपीए समय पे ही पूरा चाइना ने हथियार दिया, चाइना ने बंदूक दिया, पैसे भी दिया है, देकर प्रचंड जी के नेतृत्व में सरकार अपने, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय पर सीपीएम सीताराम येचुरी को भिजाकर सरकार बनाया। जब से शुरू हो गया भारत के खिलाफ, आप लोग अपने लोग नहीं समझे थे, मगर यूपीए समय पे जो नेपाल को अपने साथ रखना था, ना रखते हुए, वो माओइज्म को बढ़ाते हुए जो चाइना के साथ जोड़ दिया है, जब से ये प्रॉब्लम हुआ, जब से लेके आज। और चाइना, क्योंकि जब चाइना ने दुनिया के अलग अलग जगह, अभी हांगकांग के विषय पर हम हांगकांग कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताइवान को ले लिए, तिब्बत को ले लिए, अभी पाकिस्तान पूरा कब्जा में हो गया, नेपाल उनके कब्जा में लिया है। ऐसा ये बहुत दिन से ये षड्यंत्र करके यूपी के समय पे पूरा अलग अलग जगह, आपको मालूम है श्रीलंका में भी कब्जा किया, मगर श्रीलंका अभी पूरा थोड़ा सोच के फिर अपने साथ भी बैलेंस रख रहे, बांग्लादेश को लेने के लिए प्रयास कर रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश को ठीक तरीके से अपने साथ रखने के लिए प्रयास किया। आज पाकिस्तान में बताना चाहता हूं, जब कोरोना आया, कोरोना के समय पर आज टैबलेट्स हो, पीपीई किट्स हो, N95 मास्क हो, जो भी डॉक्टर्स हो, सब कुछ चाइना के डॉक्टर्स आके, चाइना के व्यवस्था मिशनरी आके आज पाकिस्तान में ये कोरोना के विषय पर पाकिस्तान के जनता को हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे, रोड्स हो रहे, पूरे चाइना के लिए उपयोग होते हुए चाइना खुलेआम पाकिस्तान में रोड्स डाल रहे, एयरपोर्ट्स लगा रहे, बॉर्डर्स पे पूरा कब्जा कर लिया।
कोई परमिशन जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का परमिशन जरूरत नहीं है, चाइना मनमाने पाकिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? जब यूपीए समय पे ये जो गलत विदेश नीति था, ये कारण हुआ है। अभी आप बताना चाहता हूं जी, चाइना नेपाल का विषय पर भी हो, चाइना का विषय पर भी, अपना देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो पहले था वैसी रहेंगे, जो पहले जो भारत का जो टेरिटरी था वो टेरिटरी ऐसी रहेंगे। मेरे को विश्वास है आने वाले दिन में सब समस्या हल होगा, क्योंकि आप अभी बता चुके हैं दुनिया हमारा साथ है। बिल्कुल, दुनिया भारत के पक्ष में। बिल्कुल, भारत कभी भी गलत काम नहीं करते हैं विदेश के नीति पर, बिल्कुल, ये सब लोगों को मालूम है। किशन रेड्डी साहब, एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूं, बड़ा भावुक सवाल है। आप कर्नल संतोष बाबू के घर गए थे और जाहिर सी बात है वहाँ पे बड़ा गमगीन और भावुक माहौल रहा होगा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर ही भारत की ताकत दुनिया देखती है। संतोष बाबू के परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आप उनके घर गए थे? जाहिर सी बात है अपने सपूत को खोया था, आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उनका हौसला कैसा था और उनका संदेश क्या था? आपको सुनकर ताज्जुब होगा जी। हमारा बेटा शहीद हो गया, उनका पिताजी बताए। जी। मेरा बेटा को जब छोटा था, जब से लेके पुलिस में जाने के लिए मैं एंकरेजमेंट किया हूँ, और एक सैनिक स्कूल में उनको बढ़ाया, मिलिट्री में जाने के लिए पहले प्लान करके, बैंक ऑफिसर था, उनको सैनिक स्कूल में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद फिर उनकी संतोष बाबू से पूछा, मैं तो पढ़ाया मगर आप जाना चाहते तो जाइए, नहीं तो दूसरा में भी आप एम्प्लॉयमेंट किधर करना है आपका मर्जी से करिए, ऐसा वो पिताजी संतोष बाबू को बताया। मगर संतोष बाबू तय किया, पिताजी मेरा भी इच्छा है, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, देश भारत माता का सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा पिताजी को परिवार को बताकर गए। जब वो लगभग 11 साल पहले शादी हुआ उनका, जब भी बताया मैं ज्यादा समय देश के लिए देता हूँ, मैं आपको भी अच्छा देखता हूँ, ऐसा उनका वाइफ मुझे बताया, जो शहीद का वाइफ है वो मुझे बताया, उनका नाम भी संतोषी जी है, वो भी बताया। मगर दोनों भी, पिताजी भी वाइफ भी आते वक्त मुझे बताए, भाई साहब युद्ध ना होना चाहिए, युद्ध आने से अनेक लोग उसमें मृत्यु होंगे, इसलिए मैं एक घर का बेटा अगर मृत्यु हो गए तो कितना तकलीफ लगता है मुझे मालूम है, इसलिए आप मोदी साहब को बताइए मेरा तरफ से, देश चाइना के साथ युद्ध ना होना चाहिए, ऐसा उनका मन का बात बता रहा हूँ, वो छुपाने का नहीं है, लोगों के सामने ही बताए, मीडिया के सामने बताए, युद्ध ना होना चाहिए, आप लोग जितने भी प्रयास करके बातचीत के द्वारा समस्या हल करने के लिए प्रयास करो, ऐसा उनका पिताजी का और संतोष बाबू का जो पत्नी थी संतोषी, उनका भी संदेश था भारत सरकार के लिए, मुझे बात करते हुए दिया। जैसा आपने कहा रेड्डी साहब कि ये वर्ष जो है गृह मंत्रालय के नाम है, 2019 और 2020। 2019 में आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया CAA को लेकर के, धारा 370, 35A को लेकर के, और कोरोना से जो लड़ाई, जिस बहादुरी से गृह मंत्रालय ने, जिस जिम्मेदारी से इस पूरे मसले को हल किया है और अपनी भूमिका निभाई है, तो ये दोनों साल पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के नाम है। CAA को लेकर के सरकार को बहुत ज़्यादा घेरने की कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया। जाहिर सी बात है शाहीन बाग को एक तरीके से पोस्टर बना करके पेश किया गया पूरी दुनिया में। CAA को लेकर के आखिर कन्फ्यूजन कहाँ हुआ और ये कन्फ्यूजन विपक्ष फैलाने में सफल कैसे रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है CAA किसी की नागरिकता लेने की बात तो करता नहीं है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन फैल गया। जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड एंड कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकल लोग हैं जी, ये नरेंद्र मोदी जी 5 साल सत्ता में रहकर अच्छे काम करके अच्छे मेजॉरिटी से वोट का और सीट का जो बढ़ाते हुए दूसरा बार सत्ता में आने के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, जब लोगों को ये सोचना पड़ा, हमारा जो आइडियोलॉजिकल खिलाफ करते हैं उनको सोचना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी बहुत देश के लिए और अच्छे काम करेंगे और आने वाले दिन में हमारा को भारत में कोई स्थान नहीं रहेगा, इसलिए कुछ करना चाहिए, ऐसा उनका मन में एक इच्छा था।
इसके दृष्टि पे वो इश्यूज देख रहे थे। जब वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, हम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आपको मालूम है जो माइनॉरिटीज थे, माइनॉरिटी लोगों को सिटीजनशिप देने का निर्णय किया है। जब खासकर वो लोग मुस्लिम समुदाय में जाकर उनको भड़काने के, गलत भाषण देते हुए, भड़काते हुए प्रयास किया है, उसमें इंटरनेशनल का व्यवस्था भी बहुत कुछ है, इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत कुछ काम किया है। उसमें जो पड़ोसी देशों का है, आजू बाजू देशों का, उसमें बहुत बड़ा रोल है, इनडायरेक्टली रोल है। क्योंकि कुछ लोग आज भी, आप समझे चाइना के इतना 20 लोग शहीद हो गए, देश के वामपक्षी दल कोई अभी तक खिलाफ नहीं किया चाइना के। चाइना का जो प्रोडक्ट्स है, चाइना प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने के लिए लोग समझ रहे, ये गलत मानते हैं सीपीआई सीपीएम। ऐसा अलग अलग पार्टी भी आजू बाजू देशों का देश भी इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में खिलाफ किया है। पाकिस्तान भी बहुत कुछ प्रयास करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ देश में भड़काने के लिए प्रयास किया है। इसीलिए ये देश आज एक नेशनलिस्ट देश होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एक सवाल और इसी से बनता है किशन रेड्डी साहब, मोदी सरकार पार्ट 1 में जिस तरीके से बहुत सारे एनजीओज पर बहुत ही रिगरस एक्शन हुए, और पार्ट 2 में भी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एनजीओज को सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए जो फंडिंग है उसके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए थे और रखे हुए हैं। आखिर कुछ एनजीओज उसमें जो है जेन्युइन काम भी करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमे भी लड़ रहे हैं। पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी क्या है इन एनजीओ के ऊपर जो कार्रवाई हुई? एनजीओ के नाम पर अलग अलग देशों से करोड़ों रुपए देश में लाते हैं जी। देश में लाके देश के विकास के खिलाफ, डेवलपमेंट के खिलाफ काम करते हैं। देश में मजहब के नाम पर, कास्ट के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए प्रयास करते हैं और मास कन्वर्शन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई, मैं ये धर्म नहीं है दूसरा धर्म जाता हूं, ये मजहब है, ये रिलीजियस से दूसरा रिलीजियस जाता हूं, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। मगर हमारे देश में गांव में जो गरीबी है, गांव में अभी भी कोई इलिटरेसी है, उसमें हाथ में लेकर वो देखते हुए ट्राइबल्स लोगों पे जाकर उनको भड़का के पैसे देकर कन्वर्शन करवाना बहुत गलत है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मास कन्वर्शन के खिलाफ हूं। आप व्यक्तिगत रूप से अलग अलग मुख्यमंत्री भी कुछ कन्वर्शन के दूसरा मजहब में गए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है व्यक्तिगत रूप से। मगर गरीबी बताते हुए, गरीबी देखते हुए, गरीब लोगों को भड़काते हुए विदेशों से करोड़ों रुपए लाकर उस जमाने में खर्च कर। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं, ट्राइबल एरियाज में कभी कभी वायरस आते हैं, बुखार आते रहते हैं, वायरस का बुखार आते रहते हैं, बिल्कुल मास आते हैं गांव गांव में। उस जमाने में वो लोग कुछ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन आके पहले टैबलेट्स देते हैं, आप बुखार आया क्या, ये टैबलेट्स ले, अब बुखार कम हो जाएगा। उस टैबलेट में काली व्हाइट कोई चॉकलेट पीस रहता, उसमें व्हाइट में कुछ नहीं, मेडिसिन नहीं रहता। 3 दिन बिना मेडिसिन का टैबलेट देते हैं। चौथा दिन आकर आप ऐसा करो, 3 दिन टैबलेट्स डाले, आपका बुखार कम नहीं हुआ है, इसलिए ये टैबलेट डालो, ये लेते हो तो हमारा भगवान का, आपका भगवान का नहीं, हमारा भगवान का नाम का प्रार्थना करते हुए ये टैबलेट ले लो, आपका बुखार कम हो जाएगा। वो जब रियली टैबलेट देंगे, वो पैरासिटामोल देंगे, पहले 2 दिया है उसमें कुछ नहीं, काली व्हाइट पाउडर रहते हैं। चौथा दिन जो दिया है रियल टैबलेट देते हैं। जब बोलते हैं हमारा भगवान ये नाम का प्रार्थना करके लो। जब रियली गरीब लोग हैं, उनको नहीं मालूम, बुखार से जब टैबलेट खाते हो तुरंत बुखार कम हो जाता। देखिए हमारा भगवान का महत्व कितना है। पहला 3 दिन लिया है, आपका बुखार कम नहीं हुआ, हमारा भगवान का नाम लिया है, इसलिए आपका बुखार कम होगा। इसलिए आप हमारा भगवान के ऊपर विश्वास करो, हमारा साथ आ जाओ। ऐसा मास कन्वर्शन करवा के लोगों को भड़काते हुए, गलत प्रचार करते हुए, इसका एक मुद्दा है। दूसरा, जितने भी बड़ा नर्मदा जैसा प्रोजेक्ट्स है, ऐसा प्रोजेक्ट्स को सालों भर विदेशों के पैसे के द्वारा रोकने के लिए प्रयास किया है। और देश में रिलीजियस के नाम पर, रीजन्स के नाम पर, भाषा के नाम पर, कास्ट के नाम पर लोगों को अलग करवा कर कभी देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनका लक्ष्य है। ये भारत देश एक बाजार रहना चाहिए।
भारत देश कभी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ना होना चाहिए, ना प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना होना चाहिए, ये ब्लू रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कुछ विदेशों का एक बड़ा इश्यू है, इसके लिए जो पैसे आ रहे गलत इस्तेमाल कर रहे, देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, देश के लोगों को डिवाइड करने के लिए पैसे इस्तेमाल कर रहे, देश के खिलाफ देश के लोगों को भड़काने के लिए प्रयास करें। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम काबू लगाए, मगर सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं है। अब अभी भी लोगों को पैसे आ रहे, रियल भी जो भी सेवा करना चाहते हैं सेवा करिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, मगर देश के खिलाफ काम करने वाले एनजीओस को अभी भी रोका है, आगे भी रोकेंगे और सख्त में भी रोकने वाले हैं। किशन रेड्डी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी का ये आरोप था कि 12 फरवरी के बाद ही लॉकडाउन को लागू कर देना चाहिए था। जो है लॉकडाउन पूरी तरह से फेल रहा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, और जब कोरोना सबसे पीक पर है तब लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? राहुल गांधी का कितना स्टेटमेंट आया है, एक बार उनका सोशल मीडिया में जाकर, पहले लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन लगाने से लोगों को तकलीफ हो रहे, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे, रोजगार खत्म हो गया, लॉकडाउन लगाना जरूरी नहीं है। दूसरे बात, लॉकडाउन ठीक तरीके से नहीं लगा रहे, इसके कारण से कोरोना बढ़ रहे। जब लॉकडाउन उठाया, लॉकडाउन क्यों उठाया वो ये बताते हैं। उनका सरकार, जो कांग्रेस पार्टी का सरकार जब मध्य प्रदेश में था, जब राजस्थान में था, अभी भी पंजाब में है, अभी भी राजस्थान में है, 2-3 प्रांत जो बच गया, उनका मुख्यमंत्री का अलग राय है, राहुल गांधी का अलग राय है। मुख्यमंत्री जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं वो केंद्र सरकार के निर्णय पर, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्री से 6th टाइम बातचीत करके सभी लोगों से सुझाव लेकर आज लॉकडाउन के विषय पर, कोरोना के विषय पर निर्णय ले रहे। हम घर में बैठ के मनमाने हमारा चेयरमैन बोले हैं इसलिए प्रधानमंत्री ने लिया है, ऐसा हमारा सरकार नहीं चलते। हम प्रजातंत्र के द्वारा सभी राजनीतिक दलों से बात किया, लोकसभा में राज्यसभा में जितने भी विपक्ष के दलों का नेता है उनके साथ बात किया, लगातार मुख्यमंत्री से बात किया। हम भी हमारा कोई एक मिनिस्टर को 20-20 जिला हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदार दिया है। हर दिन हर मंत्री उस 20 जिलों का कलेक्टरों से, 20 जिलों का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हम बात कर रहे हैं। मेरा भी 17 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के दिया है, मैं भी हर दिन बात करते रहता हूँ, उनका फीडबैक लेता हूँ, उनका सुझाव लेता हूँ। भारत सरकार क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आपके पास कैसा इंप्लीमेंट हो रहे, आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या है, आपका परिवार का ठीक है क्या, आप स्वास्थ्य ठीक है क्या, आपके पास जो सेवा करते हैं एम्प्लॉयज उसका स्वास्थ्य ठीक है क्या, कोई कोरोना का शिकार नहीं बनना चाहिए। किशन रेड्डी साहब, अब चूंकि हम लोग अपने इंटरव्यू एक शब्द बताता हूँ। इसलिए राहुल गांधी जी का कोई स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि पहला तो राहुल गांधी जी, मैं क्षमा चाहता हूं बताने के लिए, उनको कोई समझ में नहीं आता, ना जिला का समस्या समझ में आया था, ना स्टेट का इश्यूज में उसमें क्लैरिफिकेशन है, ना नेशनल इश्यूज पे क्लैरिफिकेशन है, ना इंटरनेशनल इश्यूज पे क्लैरिफिकेशन है। राहुल गांधी जी भारत के राजनीति में आज इरेलेवेंट है उनका राजनीति। इसी के लिए उनको ना समझ में आएगा कौन ट्विटर में डाल रहे, कौन ट्विटर में डाल रहे, उनका कुछ सुझाव कौन है, उनका एडवाइजरीज कौन है, उनका एडवाइजरी टीम कौन है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा जैसा एक साधारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी मैं बता सकता हूं, राहुल गांधी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता, समझने के लिए प्रयास नहीं करे। ये फेल्यूर पॉलिटिशियन है भारतीय राजनीति के इतिहास में। बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं राजनीति को, और जाहिर सी बात है कि आपका कमेंट उन तक भी पहुंचेगा, चूंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पे हैं इस वक्त। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से एक नई तरह की उम्मीद जगी है, और जो प्रधानमंत्री ने अपना दर्शन दिया है कि आपदा को अवसर में बदलना है, आपदा को अवसर में बदलने को लेकर के ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है। विपक्ष ने इसकी भी आलोचना की कि जो स्टिमुलस पैकेज दिया जाना चाहिए, सबको कैश देना चाहिए, ताकि लोग उस कैश को लेकर मार्केट में आए और डिमांड क्रिएट करें। इस समय अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी हम रफ्तार पकड़ेंगे? और विपक्ष ने जो आरोप लगाया कि 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज तो आपने दिया, लेकिन लोगों के जेब तक कुछ नहीं पहुंचा। बिल्कुल लोगों के जेब तक पहुंचे वो प्रयास किया है। नंबर 1, सभी गरीब लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, ये प्रयास किया है। सभी गरीब लोगों को 3 महीने का
चावल दिया है, अभी भी देने वाले हैं। सभी किसानों को पैसे दिए हैं, सभी जनधन योजना को अकाउंट में पैसे दिया है, सभी गरीब लोगों के सिलेंडर को मुफ्त में दिया है। और दूसरा, अब दो विषय पर हम आप लोग ध्यान दीजिए जी। एक जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, पहले बजट में हम 61,000 करोड़ मनरेगा का, जो महात्मा गांधी ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोग्राम है मनरेगा, उसके लिए 61,000 करोड़ अप्रैल में जो बजट में थे, बजट में सैंक्शन किया है। उसके बाद अभी आत्मनिर्भर भारत में 40,000 करोड़ दिया है। 1,01,000 करोड़ आज इस गरीब लोगों के काम देने के लिए हमारे पास पैसे है। हर स्टेट गवर्नमेंट को हम बता चुके हैं, जितने भी दिन जितने गरीब लोगों को उनका पास कार्ड है नहीं, जो मनरेगा कार्ड ना रहते में भी सभी लोग, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सभी लोगों को काम देने के लिए बताएगा। दूसरा, सभी लोगों को, जितने भी गरीब लोग हैं उनको सबके लिए भी चावल देने के लिए, फ्री चावल देने के लिए केंद्र सरकार को बता चुके हैं। कितने चावल चाहिए आप बता दो, उनका लिस्ट तैयार करो, जिलाशा हम चावल भेजेंगे, ये तय किया है। तीसरा, अर्बन एरियाज में जो एमएसएमई के अंदर जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। लगभग उनके लिए 3 लाख करोड़ एक दिया है और दूसरा 1.5 करोड़ अलग दिया है, जो अर्बन एरियाज में काम करने के लिए। तीसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी हम काम दिया है। जो गांव में रहने वाला किसानों के लिए भी जो अच्छे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साल जो है अभी कोरोना का समय पे जितना भी किसान गेहूं आज भारत सरकार ने प्रोक्योरमेंट किया है, आजादी के बाद मैं बता रहा हूं आपको, आजादी के बाद पहली बार 70 साल में जितना गेहूं भारत सरकार ने आज एफसीआई के द्वारा खरीदा है, पहला कभी भी आजादी के बाद इतने गेहूं खरीदे नहीं। इतने अच्छे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी हम पूरे गेहूं है, चावल भी है। आज कोई डरने की बात नहीं, सभी लोगों को आने वाले में 2 साल तक हमारा पास पूरा फूड ग्रेन्स तैयार है। फूड ग्रेन्स देने के लिए पूरा सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को छूट दे दिए, जितना फूड ग्रेन्स चाहिए फूड ग्रेन देंगे, जितने काम कराने के लिए मनरेगा के अंदर पैसे वो भी देंगे। जो अलग अलग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल के अर्बन एरियाज में रोजगार देने के लिए उनको भी पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जितना सहायता होना चाहिए सहायता देने के लिए निर्णय किया है। और अभी आप ये कितने दिन रहते पता नहीं, बिल्कुल 7.5 राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया, 7,500 हर अकाउंट में देना चाहिए। कितने दिन आता है पैसे? वो 1 हफ्ता आता है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में खत्म। उसके बाद क्या करेंगे? लोगों को लगातार रोजगार देना, लोगों को लगातार भोजन खिलाना हमारा सरकार का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो काम, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। आखिरी 3 सवाल आपसे बचे हैं किशन रेड्डी साहब, आखिरी 3 सवाल। पहला, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो है, तबलीगी जमात के लोग जो विदेशों से आए थे मरकज़ में शामिल होने के लिए, उनके ऊपर आपको नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा कठोर एक्शन ले लिया आप लोगों ने? सीधे उठा के सबको जेल भिजवा दिया, अब धीरे धीरे उनकी बेल हो रही है हाई कोर्ट से। नहीं, बेल तो नहीं है, खाली केसेस लगाया, फ्री है वो लोग, अलग अलग जगह हुआ है, जेल के अंदर नहीं लगाया हूँ जी, क्योंकि विदेश के लोग हैं, उस देशों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, उनका एम्बेसी से भी संपर्क कर रहे हैं। उनका ऊपर वास्तविकता है, क्योंकि वो वायलेशन किया है। हमारे लोग विदेश में गए तो भी, जो भी देश में वायलेशन किए तो वीजा रूल्स वायलेशन जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होते हैं। ये कार्रवाई भी हमारा देश एक शत्रु नहीं है, जो आने वाला आए, जो जाने वाला जाए, जो मनमाने करे, जो टेररिस्ट आए, आतंकवाद को बढ़ाओ, बांग्लादेश से लोग आओ, इस देश में बस जाओ, रेशन कार्ड ले लो, ये विदेशों से, इंडोनेशिया से आ जाओ, देश में जाकर मजहब के नाम पर प्रचार करो, बिना अनुमति का कोई ऐसा काम ना होना चाहिए। हमारे देश में भी कुछ रूल्स मेरे जमाने में नहीं है, कांग्रेस के जमाने में बनाए सो है। इस रूल्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके सिवा ज्यादा मरकज के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जो तबलीग जमात के लोग हैं दिल्ली में, रेड्डी साहब, दिल्ली में जो CAA के दौरान जो काफ़ी हिंसक वारदातें हुई और काफ़ी लोगों की जान भी गई, IB के एक अधिकारी की जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई,
विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि ये दंगे जो है बीजेपी ने ही फैला दिए हैं। हालांकि बाद में सारी चीज़ें क्लियर हुई और जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय ने कमान अपने हाथ में ली और बहुत कठोर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस की पकड़ के जद से बाहर हैं। जो लोग दंगे में दिखे थे, जो मुंह पर नकाब ओढ़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पुलिस की जद से बाहर हैं। क्या पुलिस ने उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है या अभी भी उस पर कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल कोई ठंडे में नहीं डाले, ठंडे वक्त में नहीं डाले, बिल्कुल कार्रवाई चल रही। लॉकडाउन आया, जब सीएए आंदोलन चल रहा था, उसके समय पर इस जो दंगे हुआ, सीएए आंदोलन के कंक्लूडिंग दंगे हुआ, दंगे होते समय पर ये लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के अंदर भी कुछ दिन जो आंदोलन चलाए थे लोग, उसके बाद लॉकडाउन पूरा स्ट्रिक्ट होने के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये दिल्ली में दंगा कौन करवाया, उसके पीछे कौन कौन है, उसके कारण क्या है। दंगे कभी नेशनल कैपिटल में दंगे करवाने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी क्या था, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रहे। सही समय पर वो लोग जो कोरोना थोड़ा ठीक होने के बाद देश के सामने, दुनिया के सामने बताएंगे। अभी कुछ लोग अभी अरेस्ट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गए, चार्जशीट भी फाइल किया है। लगातार बहुत कुछ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाकर जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे सभी लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आने वाले दिन में दिल्ली में अगर कोई दंगा करना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे सभी वर्गों के लिए एक हम जवाब देने वाला है, एक मैसेज देने वाला है। दंगा के खिलाफ पूरा ठीक तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। दंगा कौन करवाया, कि पैसे किधर से आया, दंगा करवाने के लिए कॉन्स्पिरेसी क्या था, इसके किसका प्रोत्साहन है, सब कुछ आने वाले दिन में बाहर आएंगे। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल। अमित शाह जी जैसे कद्दावर सीनियर मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं आपके, उनके अंडर में आप काम करते हैं, उनके अंदर क्या खास खूबियां आप देखते हैं किशन रेड्डी साहब? एक पहला तो उनके नीचे काम करने का जो हमारा को जो मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत अच्छे है। क्योंकि काम सीखने का कैसा अमित शाह जी काम करवाते हैं, काम करते हैं, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम होते हैं, ज्यादा कम वो हमारा को सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, अमित शाह जी में एक आप देख सकते हैं, कम बात करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। ये उनमें एक अपने को दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके पास गए, जो रिप्रेजेंटेशन किया इस समस्या के ऊपर, वो ग्रास्पिंग पावर बहुत कुछ है। इसलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए, अगर उनको कोई अन्याय हुआ है, उनको न्याय करने के लिए प्रयास करते हैं। जो जेन्युइन हुआ, जेन्युइन तुरंत निर्णय लेते हैं। भाई विदेशों से कुछ लोग आना है, नहीं तो ओएसएम कार्ड वाला आना है, नहीं तो स्पेशल फ्लाइट्स अभी परमिशन दे रहे हैं। वैसे विषय पर 10 बार पीछे और सामने हटते नहीं। जो करने का है देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, तुरंत निर्णय लेकर निर्णय बताते हैं, काम कराते हैं, रिजल्ट पूछते हैं। अभी दिल्ली में हम 20 लाख लोगों का एक कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए 169 सेंटर्स खोले हैं दिल्ली में। वो बताए मुझे किशन रेड्डी जी, आप इस काम देखना चाहिए, ठीक तरीके से 169 सेंटर्स काम होना चाहिए, 20 लाख लोगों का टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए भी जितना पैसे खर्च होगा वो मिनिस्ट्री देंगे, ऐसा बता चुके। डेली 3 बार पूछते हैं, सुबह आज कितना हुआ, फिर 2 बजे फोन आता है, आज कितना हुआ, कितना लोगों को टेस्ट हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ, कितना अच्छा हुआ। ऐसा हर दिन 3 बार पूछते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल। अभी एक कल घोषणा किया है, एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। डिफेंस के साथ मिलकर, कुछ प्राइवेट एजेंसी के साथ पैसे लेकर, सरकार का पैसा ना खर्च करते हुए, एक 100 बेड कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स उसमें खोलने वाला है। लगभग उसमें 300 से 400 तक वेंटिलेटर्स का व्यवस्था भी कर रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली में स्पेशली काम शुरू हुए कल 26 ये महीने के अंदर हॉस्पिटल दिल्ली जनता के लिए तैयार होने वाला है। वो तैयार हो जाएगा। इसके ऐसे विषय पर भी हर दिन मॉनिटरिंग करते हैं।
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय अमित शाह जी अगर चाहते तो निर्णय जल्दी लेने वाला है, उसके 10 पीछे सामने 10 बार सोचने वाले नहीं है। देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो ठीक समझते हैं वो ना डरते हुए निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल, वो बताते हैं इस देश में 70 साल हो गया राज आने के बाद, आजादी आने के बाद। हम भी एक मंत्री ने मेरा मिनिस्ट्री में बताते हैं, मेरा मिनिस्ट्री में देखो कितने होम मिनिस्टर से आए अभी तक, उनके नीचे मेरा नाम आया आज और दूसरा कल कोई आएगा। ये नाम के लिए मैं काम नहीं करूंगा। नेम बोर्ड में अमित शाह जी भी होम मिनिस्ट्री है, इसमें भी एक नाम कीजिए, अमित शाह जी का नाम जोड़े, इसके लिए काम नहीं करूंगा। मेरा समय पे जितना हो सकता है देश के हित के लिए काम करूंगा। ये मेरा भगवान मेरे को जो मौका दिया है वो मौका पूरा यूटिलाइज करते हुए भारत माता का सेवा करूंगा। उनका मन में ये निर्णय है। आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जाहिर सी बात है कि आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्सनालिटी घोषित हुए हैं। प्रधानमंत्री की कौन सी खूबियां आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं? क्या उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में क्या विशेषता देखते हैं आप? आज भी आप भारत सरकार जितने भी स्कीम्स लगाते हैं, भारत सरकार जितने भी स्कीम का नाम लगाते हैं, जितने भी लोगोस बनाते हैं, भारत सरकार आज भी जो भी नया क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री अभी भी एक विद्यार्थी है। जब 1993 में जब मैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अनंत कुमार जी, मैं छात्र का नेता था, आदरणीय अद्वानी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे। हम 3 लोगों को, स्वर्गीय अनंत कुमार जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुझे 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमेरिका को भेजा था। लगभग 40 दिन अमेरिका में टूर करके आए थे। जब वो समय की बात करूं, 1993 का बात कर रहा हूं, वो समय पे भी हम किधर भी जाओ, अमेरिका सरकार हमारा 40 दिन अमेरिका सरकार के गेस्ट बनाते हुए, हम छात्र नेता वो लोग थे, मैं था यूथ नेता वो लोग थे, उनके लिए भी जो भी जगह जाता था सब पूछता था, लिखता था। हम कोई बुक पकड़ते नहीं थे, कोई लिखने वाले नहीं थे, खाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हर विषय पर अधिकारियों को पूछता था, अमेरिका ऑफिसर्स को, जिधर भी जाओ, जो भी डेलीगेशन में जाओ, जो भी व्यक्ति से मिलो। जब से लेके एक विद्यार्थी नाते काम करते हैं, सीखने के लिए काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं बताना चाहता हूं, उनके दिल में, उनके मन में कभी भी यही रहते हैं, भारत भारत भारत, विकास विकास विकास, शक्तिशाली शक्तिशाली भारत, यही उनके मन में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 साल हो गए, इस 6 साल के अंदर एक दिन भी मेरे को बुखार आया, नहीं तो मेरा बर्थडे है, नहीं तो हमारा रिलेशंस का शादी है, मैं ये दिन रेस्ट लेता हूं। ऐसा 6 साल के अंदर एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में अगर कोई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद जी किशन रेड्डी साहब, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए वक्त निकाला और बहुत सार्थक चर्चा रही आपके साथ। तो दर्शकों, आप देख रहे थे भारत के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को, जो छात्र नेता रहे हैं, अभी भी युवा हैं और जाहिर सी बात है कि भारत के गृह राज्य मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिस बेबाकी से उन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। तो हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद, सहारा प्रणाम।